दोपहर 12 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली सिंह। समाचारों में सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। भारत ने प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण समूह G20 की ग्रहण की अध्यक्षता। 1 वर्ष तक करेगा अध्यक्षता। देश के अलग अलग स्थानों में 32 सेक्टर्स की होंगी 200 बैठकें। देश को महत्वपूर्ण G20 की अध्यक्षता मिलने पर प्रदेश की ऐतिहासिक इमारतों को किया गया रोशन। G20 का लगाया गया लोगो, दर्शकों को भी दी गई जानकारी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर हार के डर से मनगढ़ंत कहानियां गढ़ने का लगाया आरोप। कहा, संवैधानिक संस्थाओं की जानबूझकर सपा कर रही है शिकायत। रामपुर में अखिलेश यादव ने सपा प्रत्याशी असीम राजा के लिए मांगा वोट। कहा, आजम पर लगे हैं झूठे मुकदमे, सपा नेता वक्त बदलने का कर रहे हैं इंतजार। नगरीय निकाय चुनाव के लिए 48 जिलों के वार्डों की आरक्षण सूची जारी। 7 दिनों तक आपत्तियां और सुझाव देने का दिया गया है अवसर। और रायबरेली जनपद में लगातार बढ़ रही HIV पॉजिटिव रोगियों की संख्या। 28,000 लोगों की गई स्क्रीनिंग, 75 लोग मिले HIV पॉजिटिव। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण समूह G20 की अध्यक्षता ग्रहण कर ली है। भारत की 1 वर्ष की अध्यक्षता की अवधि अगले वर्ष 30 नवंबर तक चलेगी और इस दौरान देश के अलग अलग स्थानों में 32 अलग अलग सेक्टर्स की लगभग 200 बैठकें होंगी। यही नहीं, भारत G20 को जन भागीदारी से जोड़कर पब्लिक का G20 बनाना चाहता है। दिसंबर के शुरू होते ही भारत ने औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभाल ली। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में यूनिवर्सिटी कनेक्ट नाम से कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में दिल्ली NCR सहित कई अन्य विश्वविद्यालयों के छात्र मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान देश के अलग अलग जगहों और राज्यों के 75 विश्वविद्यालय के छात्रों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया आपूर्ति श्रृंखला से लेकर जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से गुजर रही है, तो ऐसे में G20 की अध्यक्षता संभालना जहां एक गर्व का विषय है, तो वहीं एक बड़ी जिम्मेदारी भी। Our endeavor is to make that consensus more relevant through a wider process of consultation. Indeed, our very choice of guest countries is reflective of this intent. Harmonizing various interests is something that is ingrained deeply in India's history and culture. We have long been a pluralistic and consultative society who have debated issues openly before we arrive at a decision. Since this is deeply ingrained in our DNA, we have never been insecure with diversity. Our essential unity is not only the basis for pluralism, but it is also a source of confidence for engaging the world. वसुधैव कुटुंबकम G20 के लिए भारत का ध्येय वाक्य भी यही है, यानी एक पृथ्वी, एक परिवार और एक साझा भविष्य। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव PK मिश्रा ने कहा कि देश के पास अपनी परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत को विश्व के एक बड़े मंच पर रखने का बेहतरीन अवसर भी है। It is also our responsibility to showcase in the most rightful ways befitting her stature and glory. India has as much uniqueness as it has diversity. We have a responsibility to bring out the best traditions of India before the world. G20 जो दुनिया के GDP की 85% हिस्सेदारी साझा करता है और 75% वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी रखता है, भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान विशेष तौर पर ग्रीन मूवमेंट को भी बढ़ावा देगा। इसके साथ बहुउद्देशीय वैश्विक मंचों में सुधार को लेकर भी जोर रहेगा। G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने युवाओं की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। वहीं विदेश मंत्रालय ने G20 की अध्यक्षता को लेकर कहा कि भारत इससे हर एक व्यक्ति को जोड़ना चाहता है और इसे पब्लिक का G20 बनाना चाहता है। Our presidency cannot be successful without involving the young citizens of India, the youth of India. That is why for us,
All of you are the most important constituent of this G20. Our efforts at engaging the youth in G20 activities. We are also involving school students through special G20 sessions in various schools. Taking this people's participation concept further, today the Hornbill Festival in Kohima features a special focus on the G20. We will try to do that with some other festivals as we go along. 100 monuments, including some UNESCO World Heritage Sites, are being specially illuminated today, and citizens have been invited to join a selfie campaign that is being run by MyGov around those illuminated monuments. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने आज G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। इस अवसर पर मैं वसुधैव कुटुंबकम थीम के तहत एक सफल अध्यक्षता के लिए देश को अपनी शुभकामनाएं देती हूं। अतिथि देवो भव की सम्मानित परंपरा में मैं भारत में सभी प्रतिनिधियों का स्वागत करती हूं। इसके अलावा ब्रिटेन और अमेरिका ने भारत को शुभकामनाएं दी हैं। The theme of India's presidency, One Earth, One Family, One Future, perfectly sums up the future of global technology as well. At no time in history have we seen faster development of new technologies. Emerging tech is fundamentally reshaping our economies and our daily lives. मौका ऐतिहासिक है और नई उम्मीदों से भरा हुआ है। आम जन को G20 से जोड़ने के लिए विभिन्न स्थानों पर लोगो जारी किया गया। वहीं देश के ऐतिहासिक स्थलों को विशेष रूप से रोशन किया गया। ये लाइटिंग विश्व धरोहर और भारत के ऐतिहासिक संरक्षित इमारतों में 7 दिसंबर तक जारी रहेगी। भारत का प्रयास साझा भविष्य के लिए साझा समाधान पर भी है। G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद भारतीय पुरातत्व विभाग ने आगरा की महत्वपूर्ण इमारतों में लाइटिंग कर खुशी का इजहार किया। G20 की अध्यक्षता के अवसर पर आगरा किला, सिकंदरा का अकबर टॉम और बुलंद दरवाजे के साथ फतेहपुर सीकरी के पंचमहल पर प्रकाश डालकर रोशन किया गया। इन इमारतों पर G20 का लोगो भी लगाया गया और पर्यटकों को इसके बारे में जानकारी दी गई। G20 की अध्यक्षता मिलने पर सरकार ने 100 ऐतिहासिक इमारतों को रोशन करने का लक्ष्य रखा था। इसी क्रम में आगरा की ऐतिहासिक इमारतों को रोशन किया गया। G20 हमारे देश को मिली है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की वजह से हमारे देश को आज G20 की अध्यक्षता मिली है। उसी के उपलक्ष्य में आज आगरा किला और फतेहपुर सीकरी और सिकंदरा को सजाया गया है। ये बहुत ही गौरव की बात है हमारे आगरा पूरे प्रदेश और देश के लिए है कि आज हमें G20 का अवसर मिला। भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद देश भर में उत्सव मनाया जा रहा है। देश भर के 100 स्मारक रोशनी से प्रकाशित किए गए हैं। ऐसे में पुरातत्व विभाग द्वारा मेरठ की सरदना तहसील का 200 वर्ष पुराना विश्व प्रसिद्ध कृपाओं की माता का चर्च रंग बिरंगी लाइटों से जगमग हुआ। सरदना चर्च के फादर सचिन बाबू का कहना है कि ऐतिहासिक चर्च को पुरातत्व विभाग की तरफ से सजाया गया है। G20 में भारत की अध्यक्षता को लेकर एक हफ्ते तक सरदना चर्च सजा रहेगा। 1 दिसंबर को भारत औपचारिक रूप से G20 का अध्यक्ष बन गया है। अगले साल 9 से 10 सितंबर के बीच G20 देशों का शिखर सम्मेलन होगा। इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए कई खास आयोजन किए जाएंगे। ये चर्च 200 वर्ष पूर्व का है। ये चर्च को रानी बेगम जोहन्ना सुमरू ने बनवाया था और बड़े सुंदर से उन्होंने बनाया और ये विश्वख्यात चर्च है, बसिलिका के रूप में जानी जाती है। हमारे प्रधानमंत्री जब G20 देश का अध्यक्षता को प्राप्त किए हैं, उस उपलक्ष्य में पूरे देश में 100 स्मारकों को उन्होंने चुना है, उसे जगमगाने के लिए और पूरे विश्व को दिखाने के लिए। उसमें से यूपी में 8 चुने गए हैं, उसमें से मेरठ का सरदना का ये चर्च भी है। तो इस चर्च को अभी जगमगाया जा रहा है और पूरे विश्व को ये दिखाया जा रहा है कि हमारे उत्तर भारत में तथा मेरठ में सरदना में एक अच्छे ऐतिहासिक चर्च। G20 की देश को अध्यक्षता मिलने पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के छात्रों ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ये गौरव की बात है कि देश को G20 की अध्यक्षता मिली है। हमारे कुशल नेतृत्व के कारण दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। देश के लिए बहुत
ही बड़ी खुशी की बात है कि हमारा देश जिस G20 की अध्यक्षता कर रहा है, हम एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अपने इश्यूज को रख सकते हैं, वहाँ पे अपने एजेंडेस को रख सकते हैं, उनको डिस्कशंस कर सकते हैं। जैसे आज हमारे वर्ल्ड बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, फाइनेंस, ऐसे मेजर इश्यूज है। तो G20 हमको एक ऐसा ऑप्शन देती है, एक ऐसे अपॉर्चुनिटी देती है जिसमें हम एक भारत की इमेज को एक बेहतरीन तरीके से रख सकते हैं। G20 यदि हम देखें तो ग्लोबल वर्ल्ड का GDP का 85% कंट्रीब्यूट करता है, ट्रेड का अराउंड 78% कंट्रीब्यूट करता है एंड पॉपुलेशन का 2/3 कंट्रीब्यूट करता है। यदि इस तरह का प्लेटफॉर्म जहां पे 2/3 लीडरशिप हमारी बातों को सुनेगी तो वहां पे एक G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पड़ है। दिस इज एन मोमेंटस मूवमेंट फॉर द इंडिया विच इज लीडिंग दिस G20 समिट। जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि भारत स्टार्टिंग से ही इसी जो मेन एजेंडाज हैं G20 के उन्हीं पे काम कर रहा है, चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर हो। जिस टाइम पे कोविड आया हमने देखा किस तरह उसने वैक्सीन प्रोड्यूस की इतने हाई क्वांटिटी में और ना कि अपने ही देश का बल्कि आस पड़ोस के देश का और बाहरी मुल्कों को भी उसने काफ़ी मात्रा में ये वैक्सीन पहुंचा के उनकी लाइफ की मदद की। उसके अलावा हम देख रहे हैं जिस तरह नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जैसे गुजरात में फॉक्सकॉन ने अपना सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सेटअप बिल्ड किया। उसके बाद इंडियन सोलर अलायंस हमारा यहाँ गुरुगांव में सेटअप है। तो जो चीज़ें इंडिया में अवेलेबल हैं वो सब मेनली इसी एजेंडास को फुलफिल करने के लिए। यहाँ प्रेसिडेंसी मिलने के बाद अब क्या होगा कि जैसे 200 मीटिंग्स हमें पता है कि यहाँ इंडिया में होने वाली हैं, तो पूरा वर्ल्ड हमारे ऊपर अटेंशन देगा, हमको फोकस करके हमारी हर एक चीज़ दिखेगा, जिसकी वजह से हम कितने मजबूत हैं, कितना हम डेवलपिंग है, ये पूरा वर्ल्ड जान सकते। काशी तमिल संगमम में छठे जत्थे के रूप में शिक्षकों का समूह आया है। काशी के शिक्षकों में उनको लेकर बहुत उत्साह है। इस पर खास बातचीत की डीडी न्यूज से काशी विद्यापीठ के कुलपति ने। तमिलनाडु में काशी तमिल संगमम से आए शिक्षक समूह ने गंगा नदी में स्नान किया और इसके बाद सुब्रमण्यम भारती के काशी आवास को देखा और उनकी प्रतिमा पर अपनी श्रद्धा अर्पित की। साथ ही अपने अनुभव को साझा करते हुए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। ये समूह है काशी तमिल संगमम का, वह समूह शिक्षकों का जो आया हुआ है काशी। अभी इन लोगों ने गंगा पे स्नान किया है। आप लोगों ने सुब्रमण्यम भारती जी का आवास देखा। आप लोग यहाँ जो आए हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को, कैसा महसूस कर रहे हैं? It's a nice experience to all. Thank you for giving this golden opportunity to us to visit this Kashi temple, and also as well as morning we went for Ganga river and yesterday we saw for boating and all those things. Special and sincere thanks to Modi ji. He arranged this program, the grand success. I'm so happy to be here, to be part of this Tamil Sangamam program. It was a big opportunity for us to be here. And not only that, it is a nice program to connect Rameshwaram and Varanasi, both holy places. My sincere thanks on behalf of all of us to Honorable Prime Minister Narendra Singh Modi ji and of course Chief Minister of Yogi Singh over here. It's a great opportunity for us. समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं ये विराम। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए। आरबीआई के ऑम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से जुड़ी खबरें। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी पर हार के डर से मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। ये इसकी पराजय और हताशा का परिचायक है। अखिलेश यादव की पुरानी आदत रही है कि वो हार के बहाने गढ़ लेते हैं, इसलिए वो पहले से ही संवैधानिक संस्थाओं और प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। भूपेन्द्र चौधरी ने मैनपुरी में विभिन्न कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं की नौकरी के लिए अब कोई पैसे की वसूली के लिए झोला लेकर नहीं निकलता है। अवैध कब्जे और दबंगई से लोगों की जमीनों पर कब्जा करने वाले सहमे हुए हैं। वहीं रामपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा प्रत्याशी
आसिम राजा के लिए जन समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी नफरत की राजनीति नहीं करती है। आजम खां पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि दौर बदलेगा और ये परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा के उप मुख्यमंत्री को ऑफर देते हुए कहा कि 100 विधायक लेकर आ जाइए, मैं आपको मुख्यमंत्री बना दूंगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ये जुमला लंबे वक्त से बोल रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं और उसे समापन की ओर जाती हुई पार्टी बता रहे हैं। एक दूसरे डिप्टी सीएम हैं, उनका विभाग बदल दिया और जिस विभाग में वो मंत्री बने उस विभाग का बजट ही नहीं है। हम तो उन्हें ऑफर देने आए हैं। हम ऑफर देते हैं हमारे 100 विधायक पूरे आपके साथ, जब चाहो तब मुख्यमंत्री बन जाओ, हम लोग इंतजार नहीं करना चाहते। और जब सरकार बनने का समय आया था तो ये अधिकारी अपना रंग रूप बदल लिए थे कि नहीं बदल लिए थे? ये तो हमारी आपकी सरकार नहीं बनी, इसलिए पुलिस खड़ी है। मैंने उस समय भी कहा था टेंट में जब ये खड़े हुए लोग थे, सबसे जल्दी बदलने वाले यही लोग हैं। और हमने उस समय देखा है बदलते हुए। समय से बड़ा बलवान कोई नहीं है। समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है और इस डूबते हुए जहाज से लोग उतर करके भाग रहे हैं। केवल मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से, क्योंकि जब जानते हैं वो सूर्य अस्त होने वाला होता है, उसको कोई अपना प्रणाम करने के लिए नहीं जाता है। आज समाजवादी पार्टी के सूर्य के अस्त होने का समय है, उसका निर्णय आपके हाथों में है। रामपुर में नूर महल कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन समय, काल और परिस्थितियां और आजम खां की जातियों के कारण ये परिवार अब भाजपा का समर्थन कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को समर्थन देने के कारण नवाब काजिम अली उर्फ नवेद मियां को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इस मामले में नवेद मियां ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी चाहे तो मुझे हमेशा के लिए निष्कासित कर सकती है। आकाश सक्सेना के साथ मैं कल भी था, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। हमारा उद्देश्य आजम की हार सुनिश्चित करना है। और ये तो बहुत कमिंग टाइम के लिए किया है। मैं तो चाह रहा था आजीवन काल तक निष्कासित करते, वो बेहतर होता। लेकिन ये छोटी मोटी रुकावटें, ये छोटी मोटी जो प्रोसीजर्स हैं या जो भी इन्होंने जो गतिविधियां हैं, ये कभी मेरे मकसद में रुकावट बन नहीं सकती हैं। कल भी मैं आकाश सक्सेना के साथ था, आज भी हूँ, आने वाले कल में भी रहूँगा। और मेरा मकसद है आजम के परिवार और उसके प्रत्याशी का विरोध करना। और अब तो कल भी मैं आज़ाद था और आज भी आज़ाद हूँ। उसे कोई मुझे मेरे मकसद से अलग नहीं कर सकता। प्रदेश सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए वार्डों के आरक्षण सूची कल जारी कर दी। पहले दिन 8 नगर निगमों सहित 48 नगर निकाय को वार्डों के प्रस्तावित आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। आपत्तियों और सुझावों के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। संबंधित जिला अधिकारी कार्यालय लिखित आपत्तियां व सुझाव 7 दिसंबर तक स्वीकार करेंगे। 2 दिन में इनका निस्तारण कर दिया जाएगा। 10 दिसंबर तक अंतिम आरक्षण सूची जारी कर दी जाएगी। लखनऊ, गाजियाबाद, अयोध्या, शाहजहांपुर, रायबरेली, चित्रकूट और जालौन सहित 48 जिलों के वार्डों की आरक्षण सूची संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। जल्द ही मेयर और अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण सूची जारी की जाएगी। रायबरेली में लगभग 28,000 लोगों का स्क्रीनिंग कराया गया, जिसमें 75 लोग HIV पॉजिटिव मिले। स्वास्थ्य विभाग लगातार इनसे संपर्क में है और उनका इलाज किया जा रहा है। HIV एड्स के प्रति जागरूकता शिविर का आयोजन जिला चिकित्सालय में किया गया। इसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ ही अन्य लोगों को HIV एड्स के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। HIV एड्स के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर अनुपम सिंह ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में लगभग 28,000 लोगों का स्क्रीनिंग कराई गई, जिसमें 75 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 वर्षों से जिले में लगातार HIV के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। जिले में व्यापक जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। वर्ल्ड एड डे का सेलिब्रेशन कर रहे हैं और ये वर्ल्ड एड डे सेलिब्रेशन बेसिकली इस पर्पस से किया गया है कि
पूरी दुनिया में एक साथ इसका वो आयोजन किया जाए, जिससे कि पूरी दुनिया में इस चीज़ का प्रसार किया जा सके कि एक ऐसी बीमारी है जिसका कि अभी हमारे पास कोई इलाज नहीं है, और इलाज के अभाव में सिर्फ बचाव ही एक ऐसा तरीका है कि जिससे कि हम इससे बच सकते हैं, और जो भी हमारे साथ में रहने वाले आसपास के लोग हैं उनको इस बीमारी से बचाया जा सकता है। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक और विराम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विराम के बाद समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रयागराज उत्तर मध्य क्षेत्र के संस्कृति केंद्र द्वारा राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया गया है। यह मेला 1 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलेगा। इस शिल्प मेले में 22 राज्यों के शिल्पकार अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। जनपद के लोग इस मेले में पहुंचकर खान पान और खरीदारी का लुत्फ उठा सकते हैं। इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रमों और शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। हमारे इस आयोजन को, जो राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला है, जिस तरह से इसको सम्मान मिल रहा है, ये अत्यधिक प्रसन्नता की बात है। और आज हमारे इस राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला का शुभारंभ है, जो कि आज से लेकर के 12 दिसंबर तक की चलेगा। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पूरे के पूरे कम से कम 450 कलाकार हमारे इस कार्यक्रम में लगभग 22 प्रदेशों से कलाकारों का आगमन हुआ है। उसी तरह से हमारे पास 150 हस्तशिल्पकार आए हुए हैं, जो कि हिंदुस्तान के कोने कोने से आए, जो अपने हस्तशिल्प का यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। व्यापार और कलाकार दोनों कोई अलग नहीं है, दोनों एकदम एक ही विधा के साधक है, क्योंकि दोनों में साधना की जरूरत होती है। यदि आप कलाकार हैं तो भी आपको साधना की जरूरत है, और बिना साधना के आपकी कला चढ़ नहीं सकती है। और यदि आप व्यापारी हैं तो बिना साधना के आपका व्यापार बढ़ नहीं सकता है। तो हम बीइंग एन आर्टिस्ट में स्वाति निर्धी, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर में अपने दोनों विधाओं को मर्ज करने की मैंने कोशिश किया है। हर घर जल जीवन मिशन के अंतर्गत बरेली मंडल में निर्मल जलधारा बहने लगी है। योजना में मुख्यमंत्री के निर्देश पर बरेली मंडल पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर है। मंडल की सर्वाधिक जल प्रदूषित ग्राम पंचायतों में हर घर जल जीवन मिशन के तहत कार्य किया गया है। हर घर में स्वच्छ पीने योग्य जल पहुंचाने के लिए मंडलायुक्त संयुक्ता समदार ने मझगवां विकासखंड के ग्राम बचेरा और अमरोली में 3 करोड़ रुपए की निर्माणाधीन परियोजनाओं का जायजा लिया। उन्होंने जल जीवन मिशन से जुड़े अधिकारियों को जनवरी 2023 तक दोनों परियोजनाओं का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इससे सभी घरों को जल्द ही निर्मल पीने योग्य जल उपलब्ध हो सकेगा। बरेली मंडल में नवंबर में 95,754 घरों में नल से जल पहुंचाया गया है। यहाँ पे 2 वाटर प्रोजेक्ट्स, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स, जो बछेड़ा वाला है वो तो तैयार होके खड़ा है, ऑलमोस्ट टेस्टिंग अभी पीरियड चल रही है। इसमें ओवरहेड टैंक 1 लाख टन लीटर कैपेसिटी का तैयार है। पंप भी और सोलर वाटर पावर से पंप चालित है।
यहाँ पे 344 घरों में जो वाटर कनेक्शन है, टैप लग गया है और इससे लोगों में बड़ी सुविधा हो रही है। लोगों में बहुत एक एक्साइटमेंट है कि उनको साफ पानी मिल रहा है, क्लोरीनेटेड वाटर मिल रहा है, जिसको वो पीने के लिए यूज कर सकते हैं, खाना बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसमें महिलाओं का पर्टिकुलरली एक फीडबैक बहुत अच्छा रहा कि हर घर में उनको एक अपना टैप कनेक्शन मिल गया है और कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ता, हैंडपंप से भी पानी नहीं लेना पड़ता। और अब आइए देखते हैं कांक्षी जनपद फतेहपुर की ये खबर। प्रदेश में 2023 में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां फतेहपुर जनपद में भी जोरों पर हैं। जनपद ने औद्योगिक क्षेत्र मलबा और सौरा में औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने और बंद इकाइयों को शुरू करने के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरण को 1500 करोड़ रुपए और MSME विभाग को 500 करोड़ रुपए निवेश कराने का लक्ष्य दिया गया है। अब तक यूपी सीडा 320 करोड़ रुपए निवेश कराने को लेकर MOU साइन कर चुकी है। आकांक्षी जनपद फतेहपुर में युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने में ये इकाइयां सहायक साबित होंगी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए 160 करोड़ रुपए के प्रस्ताव अब तक मिल चुके हैं। कि मलबा इंडस्ट्रियल एरिया जो कि यूपी सीडा विभाग के अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत कुछ रिक्त जो पड़े प्लाट हैं उनके आवंटन की प्रक्रिया शुरू करा दी गई है। इसमें यूपी सीडा द्वारा ई आवंटन प्रक्रिया के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई करने का आवेदन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट थी वो 21 नवंबर थी, जिसमें कि 14 प्लाटों के लिए आवंटन आए हैं। उनका पेपर वर्क शुरू है और इनका जैसे आवंटित हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर 14 नई इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी। दूसरा है कि अपने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को साकार करने के लिए फरवरी 2023 में अपने यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को होना है, जिसके अंतर्गत अपने जनपद फतेहपुर को 500 करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य मेरे विभाग सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विभाग को दिया गया तथा 1500 करोड़ रुपए का लक्ष्य जो है यूपी सीडा विभाग को दिया गया है। जनपद फतेहपुर में जो भी कंपनियां आई हैं, इनके स्थापित होने से ज़्यादा रोजगार मिलेंगे और जो भी मतलब हस्ताक्षर होकर बजट पास हुआ है, अगर ये कंपनियां सब खुल जाएंगी तो इससे विशेष तौर पर जो बेरोजगार बच्चे हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उन सबको अच्छा से अच्छा लाभ मिलेगा। ये बाहर जाना पड़ता था, बहुत से मतलब ऐसे कंपनियों में काम करने किया जाता था, जिससे कि बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती थी कि पढ़ने लिखने के बाद ऐसी कंपनियों में जाना पड़ता था कि जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते लोग। फतेहपुर जनपद में क्रिया थी जो बंद हो चुकी हैं, अब उनको चालू करने के लिए जो गवर्नमेंट सुविधाएं चला रही है वो बहुत अच्छा है। तो हमारे जनपद के जो बेरोजगार भाई लोग टहल रहे हैं उनको कुछ जगह मोहित होंगी। अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। भारत ने प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण समूह G20 की ग्रहण की अध्यक्षता 1 वर्ष तक करेगा अध्यक्षता। देश के अलग अलग स्थानों में 32 सेक्टर्स की होंगी 200 बैठकें। देश को महत्वपूर्ण G20 की अध्यक्षता मिलने पर प्रदेश की ऐतिहासिक इमारतों को किया गया रोशन। G20 का लगाया गया लोगो, दर्शकों को भी दी गई जानकारी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर हार के डर से मनगढ़ंत कहानियां गढ़ने का लगाया आरोप। कहा, संवैधानिक संस्थाओं की जानबूझकर सपा कर रही है शिकायत। रामपुर में अखिलेश यादव ने सपा प्रत्याशी असीम राजा के लिए मांगा वोट। कहा, आजम पर लगे हैं झूठे मुकदमे, सपा नेता वक्त बदलने का कर रहे हैं इंतजार। नगरीय निकाय चुनाव के लिए 48 जिलों के वार्डों की आरक्षण सूची जारी। 7 दिनों तक आपत्तियां और सुझाव देने का दिया गया है अवसर।
और रायबरेली जनपद में लगातार बढ़ रही HIV पॉजिटिव रोगियों की संख्या। 28,000 लोगों की गई स्क्रीनिंग, 75 लोग मिले HIV पॉजिटिव।